सीसीसी क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और हम पहले प्लांट की जो 5 जगत अवधारणा के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे आपके विषाणु या वायरस के विषाणु या वायरस क्या होता है विषाणु। तो जो विषाणु शब्द है, पहले तो इस शब्द की भी हम देखें। विषाणु वायरस शब्द किससे मिलकर बनता है? जो वायरस शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। वायरस क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है विषैला, तरल या द्रव। विषैला, तरल या द्रव। और ये एक लैटिन भाषा का क्या है? शब्द है। अब देखो क्या हुआ कि इस रोग की जो खोज है, या सॉरी इसकी खोज एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक डी इवानोविस्की ने की थी। किसमें? तंबाकू के पौधे में। तंबाकू के पौधे से इसकी खोज की थी, वायरस की। इवानोवस्की ने, एक रशिया के एक साइंटिस्ट थे इवानोवस्की, उन्होंने तंबाकू के पौधे से इस वायरस की खोज की थी सबसे पहले। अब क्या है कि कैसे की? उन्होंने, इवानोवस्की ने क्या किया? उन्होंने एक रोगी तंबाकू के पौधे के तरल या द्रव को एक स्वस्थ पौधे पर छिड़काव किया और देखा कि स्वस्थ पौधा अब मोजेक से ग्रसित हो गया है ना। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो इवानोवस्की थे, उन्होंने एक तंबाकू का पौधा देखा जो कि कैसा था? रोगी था। और उसको फिर उन्होंने लिक्विड निकाला, द्रव निकाला, किसी भी मतलब उसको पीसा होगा, जो भी किया होगा, द्रव निकाला उसका। और द्रव निकालकर जो रोगी पौधे का जो द्रव था, उस द्रव को उन्होंने तंबाकू के दूसरे स्वस्थ पौधों पर क्या कर दिया? उसका छिड़काव कर दिया। जब उन्होंने स्वस्थ पौधे पर छिड़काव किया तो उन्होंने देखा कि छिड़कने के बाद में जो तरल है या द्रव है, छिड़कने के बाद में क्या हुआ? वो पौधे भी क्या हो गए? रोगी हो गए। जिन पर उस तरल का, उस द्रव का छिड़काव किया गया, वो पौधे भी क्या हो गए? वो पौधे आपके रोगी हो गए। इसीलिए जो वायरस को कहते हैं क्या? इसका अर्थ क्या होता है? विषैला तरल या विषैला द्रव, एक ही चीज है ये। तो यहाँ ये नाम किससे आया? वो इस प्रकार आया कि जब उन्होंने रोगी तंबाकू के पौधे को ये द्रव निकाला और स्वस्थ तंबाकू के पौधे पर वो द्रव छिड़क दिया, तो वो जो स्वस्थ पौधे थे वह भी अब उस रोग से ग्रसित हो गए। इसका पूरा नाम है TMV। इस रोग का पूरा नाम था TMV। टोबैको, T से टोबैको, M से मोजेक, V से वायरस। टोबैको मोजेक वायरस कौन सा था? टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, टोबैको
TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। अब ये तो इवानोव्स्की ने खोज कर ली वायरस की तंबाकू के पौधे से, ठीक है। 1935 में स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलीकरण करके इसका पृथक्करण किया। इसका क्या किया? पृथक्करण किया, इसको अलग किया, वायरस को अलग किया क्रिस्टलीकरण करके। उसको वायरस को यहां से मालूम पौधे से अलग किया गया होगा इसको, ठीक है। इसी कार्य हेतु स्टैनली को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो स्टैनली ने क्या किया? इसका पृथक्करण किया। खोज किसने की? इवानोव्स्की, रशिया के वैज्ञानिक थे, और 1935 में इसको अलग किया गया स्टैनली के द्वारा। अब देखो, जो वायरस होते हैं, सभी वायरस आकार, परिमाण व आकृति में अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? परिमाण, आकार, आकृति में अलग अलग होते हैं। वायरस की जो आकृति है वो अलग अलग हो सकती है। कोई वायरस किसी प्रकार का होगा, कुछ वायरस किस प्रकार के होंगे, जैसा भी है। अब यहाँ पर आ रहा ना अलग अलग, जैसा भी आपका वायरस वर्तमान में से कोविड है ना, कोरोना वायरस चल रहा है, इसके बारे में तो इसका नाम क्या है? कोरोना वायरस का नाम क्या? कोरोना। कारण क्या है कि इसके ऊपर जो इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है क्राउन के समान, जो क्राउन होता है ना, ताज, उसके समान, इसका नाम क्या है? कोरोना। और दूसरी बात, ये जो वायरस है, ये क्या भी हमने बात की कि भाई वायरस है वो अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के वायरसों की वर्तमान में खोज की जा चुकी है। तो वायरसों में एक लक्षण क्या होता है कि ये अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, अपना आकार, परिमाण, आकृति से बदल सकता है ना। ये होते हैं रिट्रोवायरस। हमने देखा, आपने नाम सुना होगा एड्स का। एड्स में क्या होता है? HIV वायरस होता है। वो वायरस नष्ट क्यों नहीं होता? तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि लगातार अपना स्वरूप चेंज करते रहते हैं, कि जैसे ही बॉडी के अंदर वायरस प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको नष्ट करने का काम करना शुरू कर देती है। तो उससे पहले क्या नष्ट तभी कर पाएगी ना कि जब उसको आइडेंटिफाई कर पाएगी, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी उसको पहचानेगी पहले कि जो वायरस आया है बॉडी के अंदर वो किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसकी आकृति किस प्रकार की। उसके बाद में फिर वो उसको उस पर काम करेगी एंटीबॉडी, और उसको फिर नष्ट करने का काम करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि HIV वायरस के अंदर रेट्रो का मतलब होता है बहरूपिया। रेट्रो का मतलब क्या होता है? बहरूपिया। बहरूपिया क्या होता है कि वो अपना स्वांग रचता है ना, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के वो स्वांग बनाता है, और हम उसको पहचान नहीं सकते कि ये आदमी वही है क्या जो कल आया था। क्यों? क्योंकि उसने पूरा अपना गेटअप है ना, वो चेंज कर लेता है और अपना स्वांग बदल लेता है। बहरूपिया, इसीलिए इसको बहरूपिया कहते हैं। रेट्रो का मतलब भी क्या होता है? बहरूपिया, अपने बराबर लगातार अपना रूप चेंज करना। तो ये क्या करता है HIV वायरस कि जैसे ही प्रवेश करेगा एंटीबॉडी पहचानेगी, उसको नष्ट करने का काम करना शुरू करेगी, तभी उसने क्या कर लिया? अपना रूप बदल लिया। अब जब रूप बदल लिया उसने, उस वायरस ने अपना रूप बदल लिया, तो अब क्या हो गया? अब वापस जो एंटीबॉडी है फिर से उसको पहचानने की जो प्रक्रम है वो अपनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपना रूप चेंज कर लिया है, जो पहले था वो अब नहीं है। अब उसको वापस उसको आइडेंटिफाई करेगी, पहचानेगी, लेकिन जैसे ही पहचानने वाला होता है एंटीबॉडीज, फिर वो अपना रूप चेंज कर लेगा, बहरूपियों के जैसे, है ना, बार बार अपना रूप बदलता रहेगा।
अब जब फिर बार बार जब अपना रूप बदलता रहेगा तो फिर अब एंटीबॉडी जो एंटीबॉडीज है रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके बस की बात नहीं रहेगी उसको पहचानने की, और जब वो उसको पहचान नहीं पाएगा तो वो नष्ट नहीं कर पाएगा, और जब नष्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि धीरे 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 जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो खुद नष्ट होना शुरू हो जाती है, और पूरे बॉडी पर अब क्या हो जाता है, सिर्फ HIV वायरस का कब्जा हो जाता है। जो भी वायरस है उसका कब्जा हो जाएगा अलग अलग रोग के अंदर, और फिर अब वो क्या होगा, एड्स अपने आप में कोई रोग थोड़ी है, वो क्या होता है, रोगों का एक समूह है, रोगों का एक क्या है, समूह है। HIV वायरस के कारण एड्स होता है हम कहते हैं, लेकिन एड्स पर्टिकुलर कोई रोग नहीं है, रोगों का एक समूह है। और उसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है रेट्रोवायरस के कारण, इसलिए अब क्या होगा, अब रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई तो उसको फिर क्या है, निमोनिया भी हो गया, पीलिया भी हो गया, मलेरिया भी हो गया, टीबी भी हो जाएगी। तो कारण क्या है, जुकाम भी है, हल्की फुल्की जुकाम है वो ही निमोनिया बन जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी खांसी है वो भी टीबी का रूप ले लेगी। कारण क्या है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो उस समय उस कंडीशन में क्या होता है कि एड्स में रोगों का एक समूह होता है, क्यों, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की है वो खत्म हो चुकी है इसलिए। तो ये जो वायरस हैं वो परिमाण आकृति में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि लेकिन जो वायरस होते हैं, ये एक चीज और है कि जो वायरस है हमेशा अविकल्पी परजीवी में रहते हैं तथा वही क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। अविकल्पी परजीवी में, अविकल्पी परजीवी का मतलब क्या है कि जो वायरस है आपके, जो वायरस से जब तक बाहर है तब तक क्या है, वो सक्रिय नहीं होते, लेकिन हमेशा किसी न किसी परजीवी के अंदर ही वायरस रहेंगे, परजीवी के अंदर वायरस रहेंगे और वहां पर ही वो क्या करेंगे, सक्रिय रूप से एक्टिवेट होते हैं। तो आकार परिमाण आकृति अलग अलग हो सकती है, परंतु सभी वायरस हैं वो अविकल्पी परजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं वायरस के अध्ययन को, स्टडी को। अब वायरस की प्रकृति की हम बात करें, वायरस की प्रकृति हमने देखा है कि जो वायरस है, वायरस में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, है ना, सजीवों के गुण भी होंगे और निर्जीवों के गुण भी इसके अंदर पाए जाएंगे। अतः इसे योजक कड़ी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, योजक कड़ी भी कहा जाता है। कैसे, योजक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये दो चीजें हैं और इनको ये जोड़ रहा है कोई चीज, है ना, ये नंबर 1 है नंबर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, योजक हो जाएगा, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी। तो ये सजीव है, ये निर्जीव है, और दोनों को कौन जोड़ रहा है, वायरस जोड़ रहा है। क्यों जोड़ रहा है वायरस, क्यों, क्योंकि इसमें सजीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं और निर्जीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो आप इसको ना तो सजीव कह सकते हो ना निर्जीव कह सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों के कंबाइंड इसके अंदर क्या है, लक्षण है, कैरेक्टर है, इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती है, योजक कड़ी होती है। अच्छा, सजीव और निर्जीव के इस प्रकार वायरस में जैविक व
अजैविक गुण पाए जाते हैं। जैविक व अजैविक गुण पाए जाते हैं। अब देखो जैविक लक्षण की हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो वायरस को जीवित सजीव की श्रेणी में रखते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए, अभी हमने यहाँ पे क्या बात की, यही तो बात की है कि इसके अंदर सजीवों के और निर्जीव के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी जैविक लक्षण भी होते हैं और अजैविक लक्षण भी पाए जाते हैं। जैविक लक्षण यानी सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए जैविक और अजैविक के कौन कौन से लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं वायरस के अंदर। तो पहला है, इनमें प्रतिजनी एंटीजेनिक विशेषता पाई जाती है। ठीक है, प्रतिजनी विशेषता पाई जाती है। एक विशेषता क्या हो गई कि भाई परपोषी विशिष्टता पाई जाती है। अभी हमने बात की थी कि ये किसके अंदर रहेगा, परपोषी के अंदर रहेगा, किसी दूसरे जीव के अंदर रहेगा वायरस, है ना। जब तक वो दूसरे जीव के कोशिका के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो सक्रिय नहीं होगा, बाहर वातावरण में रहेगा तब तक एक्रिय रहेगा, बॉडी के अंदर प्रवेश करते क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो ये परपोषी विशिष्टता इसमें पाई जाती है। तीसरा बात करें तो इसका परिवर्तन यानी वायरस का परिवर्तन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है, जीवित कोशिकाओं में ही होता है। यानी जब ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर लेगा वायरस, तभी क्या होता है, इसका परिवर्तन होता है, अन्यथा परिवर्तन नहीं होगा, यानी तब तक वो क्या रहेगा, निर्जीव अवस्था में रहेगा। इसके बाद में कि भाई इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए पाया जाता है, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा अब यहाँ पर कोशिकीय संरचना है ही नहीं, तो क्या होगा, इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है, कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिकीय संरचना इसके अंदर नहीं है। एक पॉइंट और रह जाता है कि विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। कि जिस प्रकार डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है, उसी प्रकार इनके अंदर भी, वायरसों के अंदर भी जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए आरएनए, उनकी भी क्या होती है, प्रतिलिपिकरण होता है, पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार ये वायरस के जैविक लक्षण है कि भाई इनमें प्रतिजनी विशेषता, परपोषी विशिष्टता, है ना। परिवर्तन केवल क्या होता है, इनमें परिवर्तन जीवित कोशिकाओं में होता है, कोशिकीय संरचना नहीं होती, आनुवंशिक पदार्थों के रूप में डीएनए या आरएनए होते हैं, कोशिका का विभाजन नहीं होता, और आनुवंशिक पदार्थों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। एक चीज और है इसके अंदर कि भाई इसमें उत्परिवर्तन का गुण भी पाया जाता है, म्यूटेशन जिसे बोलते हैं, उत्परिवर्तन का गुण पाया जाता है। देखो दो, एक होता है परिवर्तन, एक होता है उत्परिवर्तन, दोनों में फर्क है, उत्परिवर्तन में और परिवर्तन में। परिवर्तन तो क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। जैसे कोई बच्चा है ना, बच्चा है, वो
जन्म के बाद में क्या होता है, जो बड़ा होता है धीरे धीरे होता है, उसमें जो परिवर्तन आप देख पाते हो तो बिल्कुल बहुत मामूली परिवर्तन आप हमें दिखाई देता है। उसके बाद में उत्परिवर्तन में क्या, अचानक ही उसके हाव भाव उसी के बदल जाना, है ना, और उसके जो लक्षण है वो बदल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो बहुत कम समय में, एक साल में या कुछ महीनों के अंदर ही वो बिल्कुल आपको अलग दिखाई दे, तो आप कहोगे भाई ये क्या हो गया, एक महीने पहले तो ऐसा नहीं था, अब अचानक ऐसे कैसे बदल गया। तो वो होता है उत्परिवर्तन। यानी जब किसी जीव के अंदर अचानक नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो क्या होगा, वो पहले जैसे दिखाई देगा क्या, नहीं, वो कुछ अलग दिखाई देगा, कुछ भिन्न दिखाई देगा। तो उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। अचानक आने वाले नए लक्षण, किसी जीव के अंदर प्रकट होने वाले नए लक्षण, तो इसमें उत्परिवर्तन की भी क्षमता पाई जाती है। तभी तो वो क्या होता है, अलग अलग रूप धारण कर लेता है रेट्रोवायरस के रूप में। अब हम पढ़ेंगे इसके अजैविक गुण। जैविक गुण हम पढ़ चुके हैं, है ना। अजैविक गुण, इसमें क्या है कि भाई अजैविक में वायरस में क्या है कि पहली चीज तो कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। एक गुण तो ये हो गया इसका, कोशिकीय संरचना यहां पर अनुपस्थित होती है, कोशिकीय संरचना पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि भाई परपोषी कोशिका के बाहर वायरस क्या होता है, अक्रिय होता है। फिर तीसरा, इसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, इसका वायरस का, इसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। इसके बाद में क्रिस्टलीकरण हो गया, इसमें उपापचयी क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ निर्जीवों के लक्षण है कि भाई इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, कोशिका विभाजन इसमें होता नहीं है, और दो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं, श्वसन, उत्सर्जन वो भी इनमें नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वायरस है उसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं। अब देखो संरचना देखिए, आप वायरस की संरचना देखते हैं तो विषाणु में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। विषाणु में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होगा आपका कैप्सिड, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल, और तीसरा है आवरण या एनवेलप। तीन भाग, ठीक है, कैप्सिड, न्यूक्लिक अम्ल और आवरण। अब क्या है कि भाई वायरस के चारों ओर प्रोटीन से बनी एक खोल, यानी आप उसको आवरण भी कह सकते हो, खोल पाई जाती है, जिसे
कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। देखो, तो इसको प्रोटीन से बनी होती है। ये कैप्सिड किससे बनी होती है? प्रोटीन से। इसको प्रोटीन कैप्सिड कहा जाता है ना। वायरस के चारों ओर प्रोटीन से बनी एक खोल पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और वायरस के एक कण को विरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरियन कहा जाता है। ठीक है। तो जो वायरस है, मान लीजिए कोई ये वायरस है और इसके चारों तरफ प्रोटीन का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, खोल पाया जाता है प्रोटीन का। तो उस खोल को हम क्या कहते हैं? उस खोल को कहा जाता है कैप्सिड। ठीक। और वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? विरियन कहा जाता है। अलग अलग विषाणुओं में कैप्सिड का आकार भी अलग अलग होता है। अलग अलग वायरस में कैप्सिड का आकार भी क्या होता है? अलग अलग होता है। अच्छा, अब जो कैप्सिड है, कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है, से निर्मित होती है। यानी आप कह सकते हो कि जो कैप्सिड है उसका निर्माण किससे होता है? कैप्सोमियर से होता है। किससे होता है? कैप्सोमियर से होता है। और कैप्सोमियर भी छोटी उप इकाइयों जिसे मोनोमियर क्या कहते हैं? मोनोमियर कहते हैं, से निर्मित होती है। तो कैप्सिड किससे बन रही है? कैप्सोमियर से। कैप्सोमियर किससे बनता है? मोनोमियर से। अच्छा, मोनोमियर भी क्या है? मोनोमियर भी छोटी छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनता है ना। तो आप देख सकते हो कि जो कैप्सिड है, यदि हम पूरा देखें, कैप्सिड किससे बनता है? कैप्सोमियर से। कैप्सोमियर का निर्माण किससे होगा? मोनोमियर से। और मोनोमियर का निर्माण किससे होगा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। तो इस प्रकार जो विषाणु है उसके कितने भाग होते हैं? मुख्य रूप से 3: प्रोटीन, कैप्सिड, न्यूक्लिक अम्ल और आवरण। तो वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? विरियन। ठीक। वायरस के चारों ओर प्रोटीन से बनी क्या होती है? खोल उपस्थित होती है। और उस खोल को हम क्या कहते हैं? उस खोल को हम कैप्सिड कहते हैं। जो कैप्सिड है वो अलग अलग विषाणुओं में अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है। और ये कैप्सिड का जो निर्माण है वो किससे होता है? वो छोटी उप इकाइयों से होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सोमियर भी छोटी इकाइयां हैं, जिसे मोनोमियर कहते हैं, उससे ये निर्मित होती हैं।
और मोनोमर किससे निर्मित होती है? छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होती है। तो आज हमने इतना कुछ पढ़ा वायरस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।